मुख्य वक्ता पूजा वर्धन जी जो संयुक्त निदेशक हैं दूरदर्शन के, और इनके जो मेहनत और इनके समर्पण को देखते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन स्टेशन, आकाशवाणी सभी का अतिरिक्त दायित्व भी जो है आपको दिया है। तो भोपाल में एक बहुत ही जाना पहचाना, इनके पिताजी उससे पहले डीजीपी रह चुके हैं, तो पूरा परिवार को पूरा प्रदेश जानता है। हमारे अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोफेसर श्रीकांत सिंह जी, कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, अतिथि शिक्षक, शोधार्थी एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सर्वप्रथम दूरदर्शन स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग को विशेषकर शुभकामनाएं दे रहा हूं क्योंकि दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मां की भूमिका है। अगर कोई मातृ संस्था है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और विशेषकर टेलीविजन की, तो वो दूरदर्शन है। वो इसलिए नहीं कि वो सबसे पुरानी संस्था है, वो इसलिए कि वो सचमुच कई निजी चैनलों के जनक हैं। वैसे तो श्रीकांत जी ने पूरा इतिहास दूरदर्शन का आपके सामने प्रस्तुत किया और पूजा जी ने उसके जो पूरे कार्यकलाप है, जो चुनौतियां हैं, जो अवसर है, उसके बारे में बात किया। तो बहुत कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता, लेकिन लगभग 3 दशक से ऊपर से दूरदर्शन के साथ एक बहुत निकट का संबंध रहा है। शायद ही दूरदर्शन में ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जिसमें मैं नहीं रहा, और 2 चैनलों के तो स्थापना से ही मेरा संबंध रहा। उनके स्थापना में मेरी एक भूमिका रही। दूरदर्शन किसान और दूरदर्शन अरुणोदय, अभी भी अरुणोदय कहते हैं, तो उनका लोगो बनाने से लेकर कार्यक्रम के चयन तक बहुत प्रसार भारती के कई समितियों का सदस्य रहा। इस नाते मैं कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने जितने भी संस्थाओं में ज्यादा समय दिए हैं वो सब मदर इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। और ये सचमुच सौभाग्य की बात है। जब मैं पलट के देखता हूं, मैंने बहुत समय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, और पीटीआई को मदर ऑफ न्यूज एजेंसीज कहते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर पत्रकार आज जो मीडिया में है, नेशनल मीडिया में विशेषकर, उनका कहीं ना कहीं जो एजेंसी जर्नलिज्म का जो तजर्बा है, अनुभव है, वो पीटीआई में रहा। इनफैक्ट पीटीआई को कई लोग तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जगह प्रेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग वही मिलती है। इसी प्रकार दूरदर्शन में रहा। पहला सैटेलाइट टीवी जी में मैं रहा। पहला दक्षिण भारत का सबसे बड़ा चैनल एशिया नेट में रहा। तो सभी मदर इंस्टीट्यूशन में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन दूरदर्शन बिल्कुल अलग रहा, क्योंकि ये लोक प्रसारक की भूमिका है। इसलिए प्लीज आप में से कई लोगों ने, विशेषकर जो शायद नए विद्यार्थी हैं, आप दूरदर्शन को समझेंगे तो दूरदर्शन की तुलना किसी निजी चैनल के साथ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी भूमिका ही अलग है। वो एक लोक प्रसारक की भूमिका है।
तो जो चैनल लोक प्रसारक की भूमिका में है, जिसको एक दायित्व संविधान द्वारा दिया गया, वो ऐसा नहीं है कि एक चैनल को खड़ा कर दिया सरकार ने, ऐसा नहीं है। प्रसार भारती एक्ट के तहत एक प्रसार भारती कॉर्पोरेशन बना है। उसका उद्देश्य ये था कि वो जनहित में कार्य करे। इस उद्देश्य के साथ जो है प्रसार भारती की स्थापना हुई। दूरदर्शन का इतिहास आपने बताया। दूरदर्शन भारत के राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग है। हम लोग जो अपने बचपन में, हमारे पास तो विकल्प ही नहीं था। मुझे याद है हम लोग सामुदायिक केंद्र में जाके, तब घरों में टीवी नहीं हुआ, तो सामुदायिक केंद्रों में, कम्युनिटी सेंटर में जाके जो है हम लोग, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखा रहता था, चारों तरफ लोग होते थे, वो बीच में एक टेबल में उठा के रख दिया जाता था, उसको देखने जाते थे। फिर मोहल्ले में किसी एक मकान में टेलीविजन आया और उस मकान में भीड़ लगी रहती थी। उस मकान के लोग सबसे सम्मान, इज्जत उनसे सब बना के रखते थे, क्योंकि हम सबको टीवी देखने जाना है। और उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा था, इस टाइम से इस टाइम तक आप आ सकते हैं। मुख्य रूप से जो लोगों का क्रेज था वो था चित्रहार देखने की। तो उस पीढ़ी को मैंने एक, उस समय के लिखे हुए लेख में मैंने उनको जो परिभाषा दिया वो है चिल्ड्रन ऑफ चित्रहार। ये चित्रहार पीढ़ी है, चित्रहार देखकर ये पले। और चाहे वो हम लोग हो, बुनियाद हो, और आगे चलकर अपने सांस्कृतिक विरासत से क्या होता है। हम दूरदर्शन की चर्चा करते हैं तो एक और, क्योंकि वो स्वाभाविक है, आप में से ज्यादातर विद्यार्थी आप जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, तो जाहिर है कि आप न्यूज की दृष्टि से, न्यूज तो एक छोटा सा अंग है दूरदर्शन के पूरे उस कैनवास का, एक छोटा सा अंग है डीडी न्यूज। आप उस डीडी न्यूज को, आप अगर 34 सैटेलाइट चैनल है दूरदर्शन के पास, उसमें से एक है डीडी न्यूज। अब जाके वो डीडी इंडिया अंग्रेजी में और डीडी न्यूज हिंदी में। तो इसलिए न्यूज के साथ हम तुलना जब करते हैं कि अच्छा न्यूज और दूरदर्शन, नो, दूरदर्शन न्यूज अलग है। दूरदर्शन वो सिर्फ न्यूज नहीं है, उसने हमें संस्कृति दी है, उसने हमें संस्कार दिए हैं, उसने हमें विरासत के बारे में हमसे रूबरू करवाया है। अभी कुछ ही दिन पहले, आप में से न जाने कितने लोग जानते हैं, विश्वविद्यालय में मुझसे मिलने के लिए सिद्धार्थ काक साहब आए। सिद्धार्थ काक के सुरभि प्रोग्राम हर सामान्य नागरिक को भी, वरना ये संस्कृति बड़ा हाई फाइव टर्म है, शायद बहुत पढ़े लिखे, शिक्षित, सभ्य, भद्रलोक, वही लोग शायद उसको समझते हैं। लेकिन सुरभि जैसे कार्यक्रमों ने संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाया और गांव से शहर तक पहुंचाया। ये काम दूरदर्शन ने किया। क्या आपको पता है कि एक जमाने में इस देश में नृत्य और संगीत को अगर किसी ने संरक्षण दिया, पोषण किया, तो वो राजा महाराजा हुआ करते थे। लेकिन राजा महाराजा के जाने के बाद अगर संगीत और नृत्य को अगर समर्थन मिला है, संरक्षण मिला है, छोटे छोटे कलाकारों को भी मान्यता मिली है, तो वो आकाशवाणी और दूरदर्शन में मिला है। बड़े बड़े कलाकारों के बारे में अभी आप समझेंगे, उनके इतिहास में जाएंगे तो वो ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट रहे हैं या दूरदर्शन के ए ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरीके से आर्टिस्ट हैं। ये दूरदर्शन नेशनल की भूमिका है। हम जब दूरदर्शन की बात करते हैं तो बस हमें समाचार दिखाई देता है। उस संकुचित मानसिकता से, सोच से हमें उठने की जरूरत है, तब जाके उसका व्यापक दृष्टिकोण से दूरदर्शन को। आज हम दूरदर्शन की स्थापना दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, दूरदर्शन न्यूज की स्थापना दिवस पर। उस दूरदर्शन ने क्या सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हमारे देश में लेकर आए।
इसको अध्ययन करने की जरूरत है। मैं तो समझता हूँ अभी भी शायद हमारे एक आध शोधार्थी दूरदर्शन पर काम कर रहे हैं, मैंने पावर पॉइंट अटेंड किए हैं, अंकुर जैन कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत संभावनाएं हैं और दूरदर्शन वाज ऑलवेज ओपन टू आइडियाज। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले कलर टेलीविजन 1982 में एशियन गेम्स के दौरान जो है दूरदर्शन लेके आया। दूरदर्शन सैटेलाइट में चला गया। दूरदर्शन का अपना, जिस तरीके से टाटा स्काई है, वीडियोकॉन है, उस तरीके से दूरदर्शन का अपना डीटीएच प्लेटफॉर्म है और वो फ्री है। इट्स फ्री टू एफटीए डीटीएच प्लेटफॉर्म। आप उसका डिश लगा सकते हैं ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी जो है वो सैटेलाइट चैनल उसे मिल सके। इसलिए एफटीए डीडी ने अपना डिश बनाया है, डीडी डिश। इसको समझने की हमें जरूरत है। मुझे अभी भी याद है, डिश की बात कही तो हम लोग किस तरीके से वो सब कहानियां आपके माता पिता भी आपके सुनाते होंगे या आपने बचपन में देखा होगा कि किस तरीके से छत में चढ़कर एंटीना ठीक किया करते थे, डब्बे को पीटा करते थे, वो हिला करता था। रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, और वो वाइब्रेट करता रहता था और फिर उसको डब्बे को साइड से मारते थे, जैसे कि मारने से वो ठीक हो जाएगा। और एंटीना को हिलाते थे, घुमाते थे, और वो हमारा रेगुलर एक्सरसाइज होता था। पिताजी कहते चढ़ छत पे, तो हम सीधे छत पे चढ़ जाते थे और वहां से हो गया हो गया हो गया, आया आया, फिर नीचे से कहते नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो ये बचपन की यादें हैं। हमारे जीवन के जो है यादों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये जो दूरदर्शन की जो ओपन माइंडेडनेस है, मैं इसका कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हम लोगों ने दूरदर्शन में पहली बार, मैं जब वहां चैनल हेड था, हमने एंड्रॉइड पे दूरदर्शन को लेकर हम लोग जो है डीडी न्यूज पर स्पीड न्यूज पहली बार हमने इंट्रोड्यूस करवाया। उसका नाम था 5 minutes past 15। अक्षय ही वाज द वीडियो, वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। स्पीड न्यूज का मामला हो, एंड्रॉइड का हो, और ये भी एक आरोप है कि दूरदर्शन एक ऐसा समय है जब चैनलों में चर्चा और भाषा आक्रामक हो गई है, जहां नफरत फैलाने का प्रयास है। और ऐसे एक माहौल में एक दूरदर्शन ही है जो आज भी दूरदर्शन का डिबेट को आप सुन सकते हैं। अगर आप बीबीसी देखेंगे तो बीबीसी का अगर कोई इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्कशंस, बीबीसी में आप कभी भी नहीं देखेंगे 4 लोगों को बिठा के आपस में जो है वो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये आपको बीबीसी में कभी नहीं सुनेंगे। वहां उद्देश्य है, क्योंकि बीबीसी भी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, कि उस विषय को किस तरीके से आम जन को समझाया जाए। और दूरदर्शन के डिस्कशंस में, क्योंकि मैं कई दशकों तक रह चुका हूं, यही उद्देश्य है कि आम व्यक्ति जो उसको देख रहा है, जो दर्शक है, उसको वो विषय की समझ मिल रही है या नहीं। तो इसलिए विशेषज्ञों को ही बुलाया जाता है। उसमें उसका उद्देश्य टीआरपी बढ़ाना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, आक्रामकता दिखाना नहीं है। कभी भी आप दूरदर्शन के प्रोग्राम में आक्रामकता आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टेलीविजन का कॉन्सेप्ट था ही। आज भी वो टीआरपी के रेस में दूरदर्शन नहीं है। हम लोग कहते हैं सब टीआरपी के रेस में चैनलों ने जो है बाजारवाद छा गया, और फिर हम सवाल ये भी करते हैं दूरदर्शन क्यों नहीं है। दूरदर्शन इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि दूरदर्शन उस रेस में है ही नहीं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जब मैं दूरदर्शन के स्टूडियो से निकलता हूं तो मुझे कम से कम 4 फोन आते हैं, और वो फोन आते हैं छोटे शहरों से, उत्तर पूर्व के राज्यों से, जिसको शायद
तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया ने हाशिए पे खड़ा कर दिया। ये दूरदर्शन में हम दुनिया का सबसे बोरिंग प्रोग्राम बचपन में समझते थे कृषि दर्शन। ओह कृषि दर्शन, लेकिन कृषि का एक हरित क्रांति लाने में उस कृषि दर्शन का इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि इतना उसकी सफलता रही है कि डीडी किसान एक अलग चैनल को लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे किसान बंधु हैं उनको वैज्ञानिक स्तर पर किस तरीके से कृषि किया जाए इसका शिक्षण प्रशिक्षण उसको दिया जाता है कृषि दर्शन और कृषि डीडी किसान के माध्यम से। तो चाहे वो संस्कृति हो, गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, लोक कलाएं हो, हमारे लोकगीत हो, लोक संगीत हो, अगर कोई चैनल बढ़ावा देता है इन सभी को तो वो दूरदर्शन है। किसी और चैनल में ये सब चर्चाएं आपको सुनाई नहीं देती, किसी और चैनल। ये आज तक सुरेंद्र पाल सिंह ये दूरदर्शन के ही प्रोडक्ट हैं, दूरदर्शन से निकलकर ही इन्होंने आज तक बनाया। और ये प्रमोय रॉय का आधे घंटे का प्रोग्राम होता था, द वर्ल्ड दिस वीक। उस द वर्ल्ड दिस वीक से न्यू दिल्ली टेलीविजन एक एनडीटीवी चैनल बन जाता है। ये सब चैनल्स ये कहीं ना कहीं इनकी जो जन्म है वो दूरदर्शन से जुड़ा हुआ है। या तो दूरदर्शन में काम किया, मैक्सिमम टेक्निकल पावर जो है, मैन पावर, वो यहीं से ले गए जिसने भी स्थापित किया। वो जैसे कहते हैं कि जब दिल्ली में पहली बार अपोलो हॉस्पिटल जो प्राइवेट सेक्टर में जो खड़ा हुआ, बहुत नाम कमाया, लेकिन बाद में अपोलो अरे प्राइवेट में खुल गया, अब तो ये हम लोगों को एम्स की परेशानी से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ से हम बच गए बोल के पब्लिक वहां गई तो सारे डॉक्टर एम्स के बैठे हुए थे। तो यहाँ भी दूरदर्शन के ही कहीं ना कहीं संपर्क से ये सभी चैनल स्थापित हुए। और टेलीविजन के क्षेत्र में शिक्षा में, चाहे वो यूजीसी के माध्यम से हो, इग्नू का प्रोग्राम्स हो, ये सब शिक्षा जगत में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स दूरदर्शन ने जो है लॉन्च किए, जिसके चलते बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों को उसका फायदा पहुंचा। तो हम एक समग्र दृष्टिकोण से दूरदर्शन को समझने का प्रयास करें, एक सीमित दृष्टिकोण से नहीं। और मैंने जैसे कहा, ऐसा नहीं है कि आलोचना नहीं है। यहाँ एक सवाल पूछा गया, ये दो टूक कार्यक्रम जिसका जिक्र पूजा जी ने किया था, ये हम लोगों ने शुरू किया था, तो उस वक्त ये एक चर्चा चल पड़ी थी कि क्या सिर्फ सरकारी पक्ष को ही दूरदर्शन रखता है। तो उस वक्त, आज भी मेरा फाइल नोटिंग उसमें है, कि एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए जहां खुलकर सब बात करेंगे, सभी पक्ष बात करेंगे। और आज तक दो टूक जो है वो कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रमों में से है। और दो टूक में जो है उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सभी विचार के लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको कंसीव ही इस तरीके से किया था, लेकिन बहुत तहजीब के साथ सभ्य भाषा में उसमें चर्चा होती है। गुड न्यूज इंडिया, गुड न्यूज इंडिया, हम सब सकारात्मक, अरे समाचारों में इतनी नकारात्मकता, सिर्फ भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार, अपराध यही दिखाया जाता है। समाज में 138 करोड़ की आबादी में क्या अच्छे काम नहीं हो रहे हैं क्या समाज में? समाज की जो आंतरिक ऊर्जा है उसको जगाने की आवश्यकता नहीं है क्या? ये सवाल लोग पूछते थे। और तभी ये तय किया गया कि हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसका नाम होगा गुड न्यूज इंडिया। और उसका उद्देश्य ये था कि उसमें हम लोग कोई सरकारी पहल या सरकार के किसी विभाग द्वारा किए गए काम को नहीं दिखाएंगे। उसका उद्देश्य था कि जनता, आम नागरिक जो पहल लेता है समाज में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे।
और हर सप्ताह रविवार के दिन आधे घंटे हम लोगों ने वो कार्यक्रम शुरू किया। न जाने कितने 100 एपिसोड्स अभी तक हो चुके हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उस शो में दिखाए गए कम से कम 1 दर्जन लोगों को अभी तक पद्मश्री मिल चुका है। शायद उनके पीछे जो आज पीपुल्स पद्मा के नाम पर जाना जाता है, 26 जनवरी में आप देखते हैं कि एक जमाने में कुछ प्रिविलेज्ड क्लास तक ही ये पद्मा पुरस्कार मिलते थे, लेकिन आज वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाले, ग्रामीण अंचलों में काम करने वाले, गरीब, वो जो समाज के लिए कार्य करते हैं, उनको भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करते जाते हैं। वो आपने देखा होगा क्या क्या वेशभूषा में वो लोग जाते हैं, वो राष्ट्रपति से वो सम्मान लेते हैं पद्मा का। और उनमें से कई ऐसे पुरस्कार विजेता है जिनको सबसे पहली बार दूरदर्शन ने दिखाया। तो ये गुड न्यूज इंडिया, ये एक पहल था, और उसके चलते आगे चलकर जो है इंडिया टुडे को गुड न्यूज टुडे लॉन्च करना, और कई चैनल पॉजिटिव न्यूज के नाम पर प्रोग्राम चलाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि तो इसलिए दूरदर्शन न सिर्फ शुरुआत में एक मात्र संस्था है, बल्कि आज भी दूरदर्शन ऐसे आइडियाज टेलीविजन वर्ल्ड को देती है जिसका अनुकरण आज के कई नए निजी चैनल भी कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि दूरदर्शन एक नेतृत्व की भूमिका है, उसमें समाज का, अभी कई लोग कहते हैं, सिंह साहब ने भी उसका जिक्र किया, ये कई बार चर्चा होती है कि क्या निजी चैनल तो आने लग गए हैं, अब तो निजी चैनलों में तो हर प्रकार के विचार होते हैं। जब प्रसार भारती का जब गठन हुआ था तब ये सोचा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही सरकार के ही विचार जो है वो सिर्फ दिखाया जाए, लोगों को दूसरे विचार से जो है रूबरू होने का मौका ना मिले। लेकिन फिर सारे निजी चैनल आ गए, तो फिर अब कई लोग कहते हैं कि जब निजी चैनल भी आ गए तो अब दूरदर्शन की आवश्यकता क्या है। दूसरा एक पक्ष ये कहता है कि दूरदर्शन को जब निजी चैनल आ ही गए तो सरकार के पास भी एक चैनल होना चाहिए, लेकिन दूरदर्शन सरकारी चैनल नहीं है। अगर यही मापदंड देखेंगे तो फिर ब्रिटेन ने क्यों नहीं अभी तक बीबीसी को बंद किया, वहां भी प्राइवेट चैनल बहुत है, क्योंकि इसकी भूमिका ही लोक प्रसारक की है। तो लोक प्रसार, ये जिसको हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर कहते हैं, उस भूमिका में है दूरदर्शन। हो सकता है कि समय के साथ कुछ 19-20 कमियां आई है, कुछ टैलेंट कम हुए, उतना पैसा जितना निजी चैनल दे पाते हैं नहीं दे पा रहे हैं। कुछ विशेषकर दूरदर्शन न्यूज के संदर्भ में ये बात जरूर हो सकती है कि शायद विकास के दृष्टि से तो गांव-गांव जाकर दूरदर्शन लोगों को, मैं तो कहता हूं, अगर सबसे बड़ा सफलता में से अगर मैं गिनता हूं तो पल्स पोलियो कैंपेन जो है दूरदर्शन का सबसे सफल कैंपेन है, जिसने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया। HIV एड्स के बारे में उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई डिजिटल मीडिया नहीं था। HIV एड्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी भारत में अगर किसी चैनल ने दिया तो वो दूरदर्शन ने जागरूकता पैदा की। लेकिन हाँ, अभी ये जरूर एक प्रश्न हो सकता है कि क्या इसमें थोड़ा और आलोचना हो सकती है, नहीं है, लेकिन क्या वो लोक संचारक की भूमिका में है? क्या एक लोक प्रसारक की भूमिका में, उसका काम राजनीति में पड़ना नहीं है, लोक हित में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, इन सभी विषयों को लेकर जन जन के बीच में जाने का कार्य है। इसलिए दूरदर्शन की आलोचना करने से पहले दूरदर्शन को समझना बहुत जरूरी है। दूरदर्शन का ऐतिहासिक भूमिका रही है, हमारे इस देश में जो संचार क्रांति हुई है उसमें बड़ी भूमिका रही है, और आगे भी और आज भी दूरदर्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए, मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका। बहुत दूरदर्शन ने जो सीरियल्स प्रोड्यूस किए, लोग प्राइवेट चैनल के सारे सीरियल्स भूल जाएंगे,
लेकिन उस वक्त के चैनल मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। आज भी जो है उसके मुकाबले का कोई चैनल हुआ क्या, गोविंद निहलानी का जो है तमस के बराबर कोई अभी तक सीरियल नहीं आया, चाणक्य के बराबर कोई सीरियल नहीं आया अभी तक। और रामायण और महाभारत की बात तो हमने देख ही लिया कि कोरोना के दौरान भी उसने जब उसको दिखाया गया, दोबारा प्रसारित किया गया, तो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। तो इसको हम समझ सकते हैं। और कंज्यूमर उपभोक्ता के अधिकार को लेकर रजनी क्या क्या प्रोग्राम्स हमको अभी भी याद है। उस तरह का एक प्रोग्राम क्या आज दिखने को मिलता है क्या, रजनी जैसा प्रोग्राम? कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आज भी एक मिसाल बनी हुई है कि ऐसा प्रोग्राम ना भूत हो ना भविष्य हो। तो दूरदर्शन की भूमिका उस जागो ग्राहक जागो, कौन से प्राइवेट चैनल है जो इन विषयों पर चर्चा करती है, विचार करती है? कौन सा प्राइवेट चैनल है? कोई निजी चैनल नहीं बात करता, सिवाय सनसनी खबरों को चलाने के। कुछ अच्छे प्रोग्राम भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आज भी सूचना के अधिकार पर बतौर दूरदर्शन के हर चैनल में राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जो नागरिक के लिए का मूलभूत अधिकार है, उसको लेकर आज भी लगातार आरटीआई को जानने का हक, अभी भी जानने का हक ही है, जानने के हक के नाम से जो है प्रोग्राम चलाया जाता है। कौन सा और चैनल है जो लोगों को सिखाता है? तो ये अगर लोगों को ताकत देना नहीं है, लोगों को क्या, अगर हम कहेंगे कि लोग सरकार की आलोचना सबसे ज्यादा आरटीआई के माध्यम से होता है, और आरटीआई के बारे में अगर कोई चैनल लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर रहा है तो वो दूरदर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं कि दूरदर्शन की बहुत अहम भूमिका है। दूरदर्शन और मजबूत हो आने वाले दिनों में, ये हम कामना करते हैं। प्रसार भारती और मजबूत हो, ये हम कामना करते हैं। उसका स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनी रहे, ये हम कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ पुनः मैं पूजा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल रहा, जो भारतीय सूचना सेवा का प्रशिक्षण केंद्र है। और मैं चाहूंगा पूजा जी, आज तो आपने दूरदर्शन पर, लेकिन हमारे इन विद्यार्थियों में से कई मैं भविष्य के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी भी देख रहा हूं। मैं चाहूंगा कि कभी फुर्सत में आप आए और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए तो आपका यूपीएससी के माध्यम से मिलता है, जो आप जैसे आपने क्लियर किया। ग्रुप बी में भी 5 साल के पत्रकारिता के अनुभव के बाद आप सीधे ग्रुप बी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर भी बन सकते हैं। आपके पास भारतीय सूचना सेवा में जो है जाने का एक बहुत बड़ा सुंदर अवसर है। उसके बारे में भी कभी फुर्सत में आप आए और हमारे विद्यार्थियों को उसके बारे में भी जानकारी दें। आपका हमेशा दूरदर्शन का समर्थन हमारे इस कैंपस को मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं माननीय विभागाध्यक्ष जी और उनके पूरे टीम को जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ, संजीव जी और बाकी सभी यहाँ उपस्थित सभी को, कि बहुत ही एक सुंदर कार्यक्रम जो है आज आपने आयोजित किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।